नमस्कार साथियों। क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी श्रॉफ भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपना अपवाह तंत्र कक्षा 11 जो है उसकी क्लास चल रही है। अपवाह तंत्र की अपन चर्चा कर रहे हैं। आज विस्तार से देखेंगे भारत का अपवाह तंत्र। तो सभी साथी जुड़े सभा क्लासेज के साथ में, क्लास को शेयर करें और अन्य साथियों को भी जोड़ें। अध्याय 3 की चर्चा आज अपन करने वाले हैं। कक्षा 11 की बुक अपन देख रहे हैं और भारत के संदर्भ में देख रहे हैं अपवाह तंत्र के बारे में। तो लेक्शन फर्स्ट आज का इस अपवाह तंत्र के बारे में है। एनसीईआरटी सिलेबस है और राजस्थान बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको संपूर्ण क्लास देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं अपवाह तंत्र। साथियों, जो अपवाह होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? तो अपवाह को अपन डिफाइन करेंगे तो इसकी जो परिभाषा अपन देंगे साथियों, वो कुछ इस प्रकार से देंगे कि निश्चित वाहिकाओं के द्वारा हो रहे जल प्रवाह को। निश्चित वाहिका मतलब यहाँ से पानी बह रहा है, उसमें ये आखिरी धारा मिल गई, इसमें ये मिल गई, इसमें ये मिल गई, इसमें ये मिल गई। ये जो एरिया है इसको अपन अपवाह कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? अपवाह कहेंगे। ठीक है ना। निश्चित वाहिकाओं के द्वारा हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र, तंत्र मतलब जाल हो गया, है ना। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कह देंगे। ठीक है। अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। भाई, अपवाह तंत्र जो तय होता है, सेट होता है, उसके कुछ कारक होते हैं। अब कौन से कारक मुख्य रूप से अपवाह तंत्र को तय करते हैं? उसमें आता है भूवैज्ञानिक समयावधि। भूवैज्ञानिक समयावधि की चर्चा यदि अपन करेंगे तो अपन पाएंगे इसमें कि कालक्रम क्या है किसी प्रदेश विशेष के उत्थान का, चट्टान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उसका, कि वो मुलायम शेल है, बलुई मिट्टी से बनी हुई है, कठोर शेल है, संगमरमर चट्टान है, जो भी है उसकी संरचना किस प्रकार की है, स्थलाकृति क्या है, तो पर्वतीय प्रदेश से प्रवाहित हो रहा है जल, है ना, या पठारी प्रदेश से है, या मंद ढाल वाला है, या अधिक ढाल वाला है। इसके अलावा ढाल कैसा है और जल बहाव की मात्रा क्या है। यदि पानी ज्यादा आता है तो आपको पता है कि अपवाह तंत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं अच्छी बनती है। और यदि पानी कम आता है तो उसमें अपवाह संरचनाएं कम बनती है। और अवधि, अवधि का मतलब है कितने समय तक जल प्रवाह होता है किसी प्रदेश में, बरसात कैसे होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, उस पर डिपेंड करता है। अपवाह को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हो गया भूवैज्ञानिक समयावधि, दूसरा हो गया चट्टान की प्रकृति और संरचना, तीसरा हो गया स्थलाकृति, चौथा हो गया ढाल, पांचवा हो गया जल बहाव की मात्रा और छठा हो गया अवधि। तो ये 6 ऐसे कारक है जो किसी प्रदेश के अपवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में आता है जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाए तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब नदी जो है कितनी दूर का, वही है अपवाह है तंत्र जो होता है, अपवाह है द्रोणी होती है ना। वही एक प्रकार से नदी का कैचमेंट एरिया होता है, कितनी दूर का पानी वो अपने में समाहित करके लाती है, ये उसका कैचमेंट एरिया हो जाता है ना। वो जल ग्रहण क्षेत्र है। अपवाह द्रोणी और जल ग्रहण क्षेत्र लगभग होता है। ठीक है ना। एक नदी वह सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाती है। तो वही बात होगी, कैचमेंट एरिया से ही तो पानी आएगा ना, है ना। तो एक नदी व सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी।
एक शब्द आता है जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। तो एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा, ये सीमा होती है जो मुख्य रूप से जल विभाजक का काम करती है या जल संभर कहा जाता है। जैसे मान लिया हम कहीं कहीं देखते हैं कि इधर नदियां इस ओर बह रही है और यहाँ की नदियां है वो इस ओर बह रही, बीच में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये इसमें किसका काम करता है? जल विभाजक का काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे एक साइड का पानी एक साइड जा रहा है और एक साइड का पानी दूसरी साइड जा रहा है। इस प्रकार से ये पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है ना, ये ऊंचा पठारी क्षेत्र हो सकता है जिसके दोनों ओर वितरिकाएं निकलती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? जल संभर या जल विभाजक। फिर आता है अपवाह प्रतिरूप। अब जो प्रतिरूप बनता है, अपवाह जो प्रतिरूप बनता है वो कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, उसके आधार पर ही उसको नाम अपन देते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि अब वृक्षाकार प्रतिरूप, नाम ही वृक्षाकार है, तो एक पेड़ की शाखाओं के समान यदि कोई प्रतिरूप सेट हो जाता है ना, इस तरह का कोई प्रतिरूप बन जाता है, यह प्रतिरूप कौन सा हो गया? वृक्षाकार, ठीक है ना। एक पेड़ की शाखाओं के अनुरूप यदि प्रतिरूप हो जाए तो उसको अपन वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, है ना। डेंड्रिटिक कहा जाता है। उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं वो सारी कैसा प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार बनाती है। दूसरा आता है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप का मतलब है ये रेडियल होता है, जब नदियां पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसको अरीय प्रतिरूप बनाती है। ये तो हो गया अपना वृक्षाकार। अरीय होता है कि ये एक टेकरी हो सकती है और इस टेकरी से नदी जो है मुख्य रूप से सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हो, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है ना, चारों ओर नदियां निकलती हो। ये ऐसा जो प्रतिरूप होता है वो कौन सा होता है? अरीय। ऐसा प्रतिरूप कहाँ मिलता है? अमरकंटक जो पठार है उसे निकलने वाली नदियां किस कौन सा प्रतिरूप बनाती है? अरीय, ठीक है ना। अमरकंटक से पठार से निकलने वाली नदियां अरीय प्रतिरूप बनाती है। विशाल मैदान जो उत्तर का है वहां की नदियां मुख्य रूप से कौन सा प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार। उसके बाद आता है ट्रेलिश यानी जालीनुमा। ये कैसे बनता है? जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो, पर सहायक नदियां उनसे समकोण पर आकर के मिलती हो, तब जो प्रतिरूप बनता है वो जालीनुमा बनता है ना, जालीनुमा। जैसे इसको अपन कैसे समझेंगे? एक नदी जो है मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, मान लिया ये नदी प्रवाहित हो, दूसरी भी ये प्रवाहित हो रही है, तो मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही है। अब सहायक नदियां उसमें समकोण पे आके मिल रही है, इस प्रकार, है ना। इस प्रकार से इसमें समकोण पे आकर मिल रही है सहायक नदियां। ये जो प्रतिरूप बना है, एक जाली सी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं अपन जालीनुमा प्रतिरूप। क्या बोलेंगे इसको? जालीनुमा प्रतिरूप, ठीक है ना। सिंपल सा ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें। फिर आता है अभिकेंद्रीय। जब बात अभिकेंद्री की आती है तो ये प्रतिरूप कैसे बनता है? तो सेंट्रीपिटल प्रतिरूप होता क्या है, कैसे बनता है? तो अभिकेंद्रीय, नाम ही अभिकेंद्रीय है ना। तो एक केंद्र के ऊपर सभी ओर की धाराएं आकर के गिरेगी, तो सभी दिशाओं से जल बहाकर जब नदियां एक झील में गिरती है तब निर्मित अपवाह प्रतिरूप अभिकेंद्रीय होता है। और एक केंद्र से बाहर की ओर निकलती है उसको अपकेंद्रीय कह सकते हैं, है ना, या फिर अरीय होता है वो, ठीक है ना। जैसे ये झील है कोई, ये झील है, तो उसमें इधर से नदी आके गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, चारों ओर से नदियां जो है, पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है उसमें नदियां बीच में आकर के गिरती है। इस तरह का जो प्रतिरूप बनता है वो कौन सा है?
अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक है ना, तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं। भारतीय अपवाह को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भी अपन दो भागों में बांटते हैं, यानी समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। तो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अपना अरब सागरीय और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी वाला प्रतिरूप। एक तो और तो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती है और दूसरी और नदियां अरब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय। तो बंगाल की खाड़ी अपवाह क्षेत्र भारत के कुल अपवाह का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप नोट भी कर लेना चाहिए। 77% जो अपवाह तंत्र है वो मुख्य रूप से भारतीय अपवाह में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। और अरब सागर की ओर अपन देखेंगे तो बहुत कम नदियां अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है, क्योंकि इसमें बड़ी नदियां शामिल नहीं है। तो इसमें आता है 23% अरब सागरीय अपवाह में शामिल होता है। 77% सर्वाधिक बंगाली खाड़ी का है और 23% तो अपवाह है वो किसमें शामिल है? अरब सागर के जल गिरती है या जल गिराती है नदियां। ये आप ध्यान रखेंगे। इस भाग में प्रमुख नदियां जो अपना जल गिराती है वो यहाँ से जैसे गंगा नदी आ गई, काकसे ताल से निकल के यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ गई, ठीक है ना। गंगा की सहायक है रामगंगा है ना। इसके अलावा शारदा है, काली नदी है, गंडक है, कोसी है ना। तो ये नदियां सभी की सभी कहाँ गिरती है? इस साइड से यहाँ से चंबल निकल जाती है, यहाँ से यमुना आ जाती है, सोन आ जाती है, केन आ जाती है, बेतवा आ जाती है ना। ये सभी नदियां कहाँ करके गिरती है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो है काफी विस्तृत है। फिर यहाँ से महानदी, उसके बाद में यहाँ गोदावरी, यहाँ कृष्णा और यहाँ कावेरी, ये भी बड़ी नदियां जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यह जो अपवाह है 77% जो अपवाह है इसी भाग में है मुख्य रूप से। और यदि अरब सागर की ओर अपन देखेंगे तो बहुत कम नदियां इसमें अपना जल गिराती है। तो यहाँ अपन देखेंगे इस भाग में गिराने वाली एक मुख्य नदी इस भाग की है वो है नर्मदा नदी। उसके पास में नदी बहती है ताप्ती। और यहाँ से अपन चलते हैं अजमेर नागपाल से तो लूनी, है ना, माही, इसके अलावा पश्चिम बनास, साबरमती, है ना, गोवा के अंदर मांडवी, जुआरी, यहाँ भरत पूजा। तो ये नदियां मुख्य रूप से है तो इसमें अपना जल गिराती है। तो ये नदियां 23% जल को लेकर के आती है अरब सागर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब 23% अपवाह का हिस्सा है अरब सागरीय और बंगाली खाड़ी का है 77%, ठीक है। तो यहाँ से सिंधु नहीं लिखी अपन, तो सिंधु भी मुख्य रूप से अरब सागर में शामिल होती है। सिंधु की सहायक मुख्य रूप से जैसे कि झेलम आ गई है, नाव आ गई है, रावी आ गई है, सतलज आ गई है, ब्यास आ गई है। ये पंचनद मुख्य रूप से सिंधु में मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा सिंधु आगे जाकर के कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। यहाँ आकर के अपना जल मुहाना बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ अपना मुहाना रूप से बनाती है। तो ये हो गया 77% और ये हो गया 23 यानी 23%, ठीक है ना, याद हो जाएगा। फिर जल संभर के आधार पर जल संभर यानी अपवाह क्षेत्र या, अब इसमें जल संभर के दो अर्थ आ रहे हैं भाई 11वीं की कला। दो क्या आ रहे हैं? एक तो जल विभाजक को भी जल संभर कहा जाता है। एक यहाँ जल संभर का अर्थ अपवाह द्रोणी से आया। तो जल संभर के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को दो भागों में बांटा गया है। कितना बड़ा क्षेत्र है
किसी नदी का उसके आधार। तो प्रमुख अपवाह है द्रोणी। तो प्रमुख अपवाह द्रोणी ऐसी नदियां हैं जिसमें 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र आता है। इसमें संपूर्ण भारत की 14 नदी द्रोणियां आती हैं, शामिल है। 14 प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, आपको याद रखना है। 11वीं क्लास में क्या लिखा है कि मुख्य या प्रमुख अपवाह द्रोणी के अंदर का 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र हो, उसमें साथियों 14 नदियां शामिल होती है। यदि दूसरा अपन देते हैं तो मध्यम द्रोणी। मध्यम में क्या लिखेंगे कि जिसका 2,000 से 20,000 के बीच में अपवाह क्षेत्र आता है तो उसको मध्यम शामिल करेंगे। इसमें लगभग 44 नदियां शामिल होती हैं। 44 नदी द्रोणियां इसमें शामिल है। ठीक है। उसके बाद में यदि अपन देखेंगे लघु, तो लघु द्रोणी के अंदर अपन शामिल करेंगे कि 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र यदि किसी नदी का है तो उसको अपन लघु में शामिल करेंगे। इसमें तो बहुत अधिक नदियां हो सकती है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, सर्वाधिक है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा ही कहेंगे इसको। काफ़ी सारी नदियाँ जो है इसके अंदर शामिल होती है। काफ़ी का मतलब अपन क्या मानेंगे, क्योंकि कितनी भी अन्य नदियाँ हैं जो भारत में प्रवाहित होती है, सारी नदियाँ में आ जाएगी लघु द्रोणी के अंदर। कुछ इम्पोर्टेंट, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिहार में प्राय प्राय बाढ़ लाती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। जान माल का नुकसान करती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक वैसे ही दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आजकल इसका जो प्रभाव कम हुआ है, इसके कारण दामोदर घाटी परियोजना के कारण सिंचाई परियोजना चालू कर दी है। दामोदर घाटी परियोजना, जीडीपी, डीजीपी। इस परियोजना के बनने के बाद में दामोदर नदी जो उस पर बांध बना दिया गया और उस बांध के कारण इसका अधिकतर पानी है उपयोग में ले लिया जाता है, जिसके कारण ये बंगाल में उतनी बाढ़ नहीं लाती, उतनी बाढ़ के लिए कुख्यात थी, है ना, प्रख्यात नहीं कहेंगे। फिर एक आता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंडोब्रम नदी। और ये प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि मायूसिन कल्प में, ये कल्प था 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व का समय। और उस समय भारत के अंदर हिमालय के समानांतर नदी बहती थी, उसका नाम था इंडोब्रम। ये हिमालय के समानांतर असम से पंजाब तक बहती थी, ऐसा माना गया। और असम से पंजाब तक बहती थी, इसका मतलब ये नदी जो है इस रूप में बहती, हिमालय के समानांतर। और इस नदी का नाम क्या दे दिया? इंडोब्रम नदी। कौन सी नदी कही है इसको? इंडोब्रम नदी। तो ये नदी मुख्य रूप से भारत में प्रवाहित होती थी और कहाँ से? असम से चलती थी और मुख्य रूप से कश्मीर तक ये प्राचीन समय में प्रवाहित होती था, माना गया। आगे चल कर के ये नदी जो है कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से इसकी 3 शाखाएं होती हैं। वो 3 शाखा कौन-कौन सी है? एक तो सिंधु नदी तंत्र हो जाता है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाता है, इसके अलावा गंगा नदी तंत्र जो है हो जाता है। इस प्रकार से ये 3 भागों में बँट जाती है। हालाँकि ये पौराणिक मान्यताएँ हैं, इसमें वास्तविकता और सच्चाई क्या है, उसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। ठीक है? चलो, आगे चल कर के ये 3 प्रवाह अफ़वाह में बँट जाती है। एक तो गंगा, एक सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र।
ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, 3 अफवाह तंत्र इसके हो जाते हैं। इंडो ब्रह्म नदी जो है मुख्य रूप से गंगा अफवाह है, सिंधु अफवाह और ब्रह्मपुत्र अफवाह है, तंत्रों में बढ़ गई कालांतर में चल करके। इंडो ब्रह्म अफवाह तंत्र का विभाजन प्लीस्टोसीन काल में हुआ, ऐसा माना जाता है। काल में हुआ, प्लीस्टोसीन काल में हुआ, ऐसा माना जाता है। और क्यों हुआ? इसका कारण है कि दिल्ली रिज जो है ना, उसका ऊपर उत्थान हो जाना। दिल्ली रिज के पास में कोतवार पठार जो है उसका उत्थान हो जाना। कि भारत के मानचित्र को अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि मुख्य रूप से दिल्ली रिज के आसपास का जो एरिया है, ये वाला, ये भाग है कोतवार का पठार कहते हैं इसको, कोटवार भी कहते हैं। इसका उत्थान हो गया और इसके उत्थान होने से मुख्य रूप से यह जल विभाजक बन गया। क्या बन गया? जल विभाजक। दिल्ली के पास से होता हुआ यहाँ अरावली आ गई, अरावली के पास में यहाँ चलेंगे तो यहाँ आ गई अपनी विंध्याचल, फिर ये सतपुड़ा और यहाँ होती है पश्चिमी घाट आ गया। तो यह भारत का मुख्य जल विभाजक हो गया। क्या हो गया? मुख्य जल विभाजक। इस जल विभाजक से इस साइड वाला जो अफवाह आ गया, अरब सागरी आ गया, और इस साइड का जो अफवाह आ गया, बंगाल की खाड़ी का अफवाह आ गया। ठीक है ना, यहाँ वाला, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये 3 अफवाह तंत्र, जैसे सिंधु, मुख्य रूप से यहाँ एक तिब्बत के अंदर ये झील है तिब्बत में, जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के पास से मुख्य रूप से इसके पश्चिमी किनारे से एक नदी निकलती है जिसका नाम सिंधु है ना, जो यहाँ लद्दाख श्रेणी मुख्य रूप से है और यहाँ जास्कर श्रेणी है, दोनों के बीच से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती हुई चिल्लस के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ जगह है चिल्लस का, और फिर अब पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी। ठीक है, फिर अलकनंदा भागीरथी के रूप में 2 धाराओं के रूप में उत्तराखंड से गंगा निकलती है, और उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, फिर बांग्लादेश में चली जाती है, थोड़ी सी पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, गंगा बहती है। फिर इस मानसरोवर झील के पास से ही ब्रह्मपुत्र, जिसको यहाँ सांगपो कहते हैं, ये निकलती है, और ये निकल करके यहाँ एक पहाड़ी है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ को पार करती है, तो मुख्य रूप से गहरा महाकट बनाती है 7,500 7,111 नामचा बरुआ की ऊंचाई। थोड़ा डाउट हुई है नामचा बरुआ, तो 7,051 तो है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक से कई बात करेंगे नामचा बरुआ की। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ, 7,756 से 700 है यहाँ, कंफ्यूज था तो 7,756 मीटर। तो नामचा बरुआ को पार करने के बाद नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर असम में प्रवेश करती है, और असम के अंदर मुख्य रूप से नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, माजुली। नदी द्वीप बनाती है, और ये विश्व का सर्वाधिक, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी है,
द्वीप है। ठीक है ना? तो ये भी एक जीके का प्रश्न है, आप इसे भी याद कर लेंगे। ठीक है? फिर चलते हैं प्रमुख अपवाद द्रोणियों में, तो सिंधु नदी या सिंधु अपवाद द्रोणी है, उस पर चर्चा करते हैं। सिंधु नदी द्रोणी। जब सिंधु नदी की साथियों पर बात करते हैं तो अपन देखेंगे इस नदी को, यह नदी सिंधु जो है द्रोणी काफी बड़ी नदियों में से एक है, जिसका अपवाह है क्षेत्र या इसकी द्रोणी जो है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। काफी बड़ी अपवाह द्रोणी इसकी है। गंगा की तो 8 लाख 6,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में ही है, 8,60,000 किलोमीटर के आसपास में है। लेकिन इसकी तो 11,65,000, लेकिन ये अधिकतर बहती कहाँ है? यह कुछ तो बह जाती है तिब्बत में, फिर अधिकतर ये पाकिस्तान में बहती है। तो भारत में इसकी द्रोणी बहुत छोटी है, यानी भारत में इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है ना, ये कम है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है, अब कुल पूछ लेते हैं कई बार, तो 2,880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में बहती है मात्र 1,114 किलोमीटर, कम बहती है भारत में, है ना। भारत में इसकी लंबाई है, कम है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैंने बता दिया आपको कि तिब्बत के पास कैलाश पर्वत श्रेणी में एक हिमनद है बोखरचू, इसके पास से होता है, यानी बोखरचू के पास एक हिमनद वहां से होता है, और धरातल से 4,164 मीटर की ऊंचाई से होता है। ठीक है ना? तो कहाँ से होता है? तिब्बत से। मानचित्र में देख लेंगे, यह यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये झील, और ये झील मुख्य रूप से कौन सी है? मानसरोवर झील है, इसके पास से ये निकलती है, तो इस जगह का नाम जो है वो बोखरचू। और यहाँ पे मुख्य रूप से तिब्बत में इसको बोलते हैं सिंगी कब्बान। सिंधु को यहाँ क्या बोलते हैं? नदी को यहाँ बोलते हैं सिंगी खम्बान। ठीक है ना? सिंगी खम्बान के नाम से इसको पुकारा जाता है, और लगभग ये 4,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो ये जगह है जो धरातल से कितनी है? 4,164। ये जगह है बोखरचू, 4,164 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यहाँ से उत्तर पश्चिम में बहती है, और पश्चिम में बहने के बाद में लद्दाख, यह जगह है ना जो लद्दाख है, तो लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर यहाँ जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। यहाँ जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम मुख्य रूप से है लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी जो है, इस भाग में एक पहाड़ी है, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी, और इसके नीचे यहाँ जो सतत पहाड़ी है उसका नाम है जास्कर श्रेणी। इन दो श्रेणियों के बीच से यह भारत में प्रवेश करते हुए बहते हुए आगे बढ़ती है। तो एक तो हो गई लद्दाख श्रेणी, और एक हो गई जास्कर, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में ये लगभग 1,114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है, और चिल्लस के पास से पहाड़ियों से बाहर निकल कर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और यह जगह पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में बहती है, और अंत में ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, इतना जल गिरा था। ठीक है। इसमें 5 नदियाँ मिलती है, सिंधु के अंदर 5 मिलती है। सबसे पहले झेलम मिलती है, जिसके किनारे श्रीनगर है ना। तो इसकी पहली सहायक नदी यहाँ पे है झेलम, पंच नदियों में। के बाद में चिनाव। चिनाव सबसे बड़ी नदी है इस प्रदेश में, जो सिंधु की सहायक है, और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाव। चंद्र और भागा दो धाराओं के रूप में आगे विस्तार से अपन देखेंगे। चंद्रभागा के रूप में निकलती है, फिर चिनाव कहलाती है, इसमें झेलम मिलती है। फिर झेलम के बाद में इसमें रावी मिलती है ना।
और रावी मिल करके ये तीनों नदियाँ हैं, आगे चल करके इसमें सतलज आकर के मिलती है, और सतलज मिलने के बाद में ये फरीदकोट के पास में, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर मुख्य रूप से ये मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी कम्बान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शेरमुख। ये भी आप ध्यान रखोगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मेरे साथ ये, है ना। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती है, मैंने अभी बताया था, एक साइड में उत्तर में लद्दाख है, दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से बहते हुए मुख्य रूप से दोनों के बीच से निकलती है, और चिल्लस के पास दर्दिस्तान में पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। सिंधु नदी की प्रमुख शाही नदियों में अपन देखेंगे तो इसमें लद्दाख के अंदर इसकी शाही नदियां आती है, शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, बद्रास। तो शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास है, ये सिंधु की सहायक है। फिर इसके बाद में इसके नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियों की अपन बात करेंगे। दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां जो है साथियों, कौन कौन सी है, तो यहाँ नदियां मिलती है, वो काबुल, खुर्रम, कोची, कोमल, विभुआ, शंकर। अब दायां और बायां तट कौन सा हो जाएगा। अब मान ली नदी कोई इस प्रकार यहाँ बह रही है, मैंने तीर का निशान लगा दिया, है ना। तो इसका राइट हैंड जो है ना अपना, इधर जिस ओर नदी आगे बढ़ रही है उस ओर मुंह करेंगे, तो इसका ये जो किनारा है राइट हैंडल, वो ये दायां, और ये जो किनारा है ये बायां, ठीक है ना। तो दाएं और बाएं किनारे की बात करेंगे, इधर वाला दाएं किनारा है, इधर वाला बाएं किनारा है। इस साइड में इसके दाहिने किनारे पर मुख्य रूप से मिलने वाली नदियों में कौन सी आती है, तो अपन पामीर श्रेणी जो मुख्य रूप से पामीर घाट इसी भाग में पाई जाती है, सुलेमान तीर्थ पर्वत श्रेणी या पाकिस्तान के अंदर सुलेमान श्रेणी से निकल के आती है नदियाँ, उसमें इसमें आकर के समाहित हो जाती है ना। जैसे कि काबुल है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, विबोआ है, शंगर है, ये नदियाँ मुख्य रूप से दाएं किनारे पे आके इसमें शामिल होती है। फिर आगे इसमें सिंधु नदी में पंचनद का जल मिथन कोट के पास, पाकिस्तान के अंदर कहाँ मिलता है, मिथन कोट के पास में इसमें पंचनद मिलती है। और पंचनद कौन सी है, किन नदियों को पंचनद कहा जाता है, उसमें आती है अपनी झेलम, इसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। चिनाब, चंद्रा और भागा दो धाराओं के रूप में निकलती है, और चंद्रभागा और चिनाब कहलाती है। रावी, सतलज और व्यास दोनों के मिलन स्थल पर हरि के विराजमान है। साथ से चर्चा करेंगे अपन जब ये पढ़ेंगे क्या, बांध परियोजना, ठीक है ना। और उस पे सतलज पे भाखड़ा नांगल परियोजना है, उस पर चर्चा अपन करेंगे। फिर आता है सिंधु नदी कराची से पूर्व अरब सागर में समाहित हो जाती है, इसमें इसका मुहाना, है ना। और ये कहाँ गिरती है, ये भी पता है कि अरब सागर में गिरती है। इसका मतलब ये 23% जो अफवाह है ना उसमें शामिल है ना, कितने में, 23% अफवाह के। अब इसकी पंचनद, क्योंकि भारतीय नदियों की अपन चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसके पंचनद नदियां जो है इसमें जो शामिल होती है मुख्य रूप से, वो बारी बारी से अपन देखेंगे। पहली पंचनदी नदी है झेलम नदी। अब झेलम की चर्चा अपन करेंगे तो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व तिरपंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है ना, वेरीनाग से, कौन सी, झेलम। हिमालय, ये देखो, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, मान लिया कश्मीर, नहीं बना, बन जाएगा क्यों नहीं, हम जो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झेलम, यहाँ श्रीनगर है,
है ना? तो यहाँ से यूँ निकल कर के ये जो नदी है मुख्य रूप से इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो यहाँ जो प्रमुख नगर इसके किनारे है वो श्रीनगर बसा हुआ है और इसी नदी में मुख्य रूप से डल झील कौन-सी है? डल झील इसी नदी पर है। तो कश्मीर के अंदर मीठे पानी की झील है, ठीक है ना? तो यहाँ मुख्य रूप से पीरपंजाल श्रेणी यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ जो श्रेणी है उसको पीरपंजाल कहा जाता है और यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उसको कुमायूँ कहा जाता है। हिमालय के अंदर विस्तार से अपने इसको देख लिया, कुमायूँ और ये पीरपंजाल। तो पीरपंजाल के पास में जहाँ से निकलती है उसका नाम है वेरीनाग झरना। क्या नाम है? वेरीनाग झरना के पास से निकलती है, ठीक है? वेरीनाग झरने के पास से निकलती है। झेलम पाकिस्तान में झग के निकट, झेलम झग के निकट, देखो झेलम झग, ठीक है? झग के निकट ही है, चेनाब में मिल जाती है। इसका मतलब झेलम किसकी सहायक होगी? अब सीधा अपन कहते हैं सिंधु की सहायक नदियाँ अपन इसमें तो पढ़ रहे हैं और झेलम का नाम आते ही अपन लिख देते हैं सिंधु की सहायक है और उसमें यदि चिनाब का नाम होता है ना तो फिर अपने वाला गलत हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि इसमें हमें यही लिखना है कि ये किसकी सहायक है? चेनाब की सहायक है। क्योंकि जो नदी जिस बड़ी धारा में मिलती है ना? जैसे मान लिया ये बड़ी धारा गंगा है, उसमें यहाँ रामगंगा करके मिलती है। तो रामगंगा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। ऐसे लिखेंगे। बड़ी नदी है ना उसकी सहायक छोटी होगी। घाघरा किसकी? गंगा की है। कोसी किसकी? गंगा की है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। जैसे आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि याद है ना? चलो आगे। ये मैंने बता दी यहाँ पे ये पीर पंजाल श्रेणी आ गई। ओ भाई ये पीर पंजाल श्रेणी आ गई अपनी ये वाली और यहाँ से वेरीनाग झरने से इसका उद्गम हुआ और यहाँ श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ है। फिर ये आगे जाकर के जगह के निकट चुनाव में यहाँ मिलती है। इस जगह का नाम है झेलम जगह के पास में किसकी है? चुनाव में मिलती है। अब चलो चुनाव नदी आज अपन सिंधु नदी अपवाद तंत्र पाएंगे है ना? बड़ी क्लास हो जाएगी ना इतनी लंबी कैसे याद करेंगे साथियों? क्लास यदि अच्छी लगती है ना तो आप शेयर जरूर करना भाई अपने साथियों को भेजना। तो स्क्रीन रिकॉर्ड तो थोड़ी मजबूरियां हैं वो आपको पता ही है। मैंने पहले ही कहता हूँ कि हम अपने स्टूडियो से काफ़ी दूर आ चुके हैं। हमारा ट्रांसफर हो चुका है उस वजह से हम आपके लिए भी क्लास ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ये भी अच्छी बात है कि आपको क्लास तो मिल रही है ना? चुनाव नदी करें चर्चा। नादान न समझे इसको दिल लहरों ने बगावत कर ए तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। तय कर लिया है कि क्लास तो बनाएंगे और आप तक पहुँच पाएंगे। मुझे कमज़ोर समझकर मुझे कमज़ोर या मुझे छोटा देखकर कभी है ना मेरी काबिलियत निखरेगी तो हमारी गर्दन झुकेगी। चुनाव चुनाव का उद्गम मुख्य रूप से दो धाराओं के रूप में होता है चंद्रा और भागा। दो धाराएं हैं चंद्रा और भागा। चंद्रभागा चंद्रभागा भी कहते हैं चुनाव भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखें चंद्रभागा भी इसको कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट कांडी से मिलने के बाद में इसका नाम चुनाव हो जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास मिलती है और चनाव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से। चुनाव का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से। आप ध्यान रखेंगे कि यह चंद्रा और भागा दो धाराओं के रूप में निकलती है ना? ताकि आपको याद रहे। भाई याद नहीं रहेगा तो काम चलेगा। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है क्योंकि
1180 किलोमीटर के आसपास प्रवाहित होती है। भारत में चुनाव जो है पाकिस्तान में सिंधु मिलने तक यहाँ 1180 किलोमीटर प्रवाहित होती है। भारत में नहीं कह सकते। चुनाव की कुल लंबाई, है ना? चुनाव की कुल लंबाई के लिए भारत में इतनी नहीं बहती है। चुनाव की कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। चुनाव सिंधु में जाके मिलती है और सिंधु की ये सबसे बड़ी सहायक नदी। ये तो बड़ी बात है। चुनाव की सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चुनाव। अब देखो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से हमने निकाल दिया है दो धारा। एक धारा का नाम चंद्रा, एक का नाम भागा, ये चंद्रभागा। ठीक है, तो यहाँ से इसको अपन कहाँ ले गए? इधर ले आए, ये ले आए। ठीक है, और ये दूसरी धारा यहाँ पे चंद्रभागा के अंदर मुख्य रूप से एक नदी और यहाँ ला करके मिला दी, इसका नाम है रावी। ठीक है, और इसमें यहाँ से हमने देखा था एक नदी आकर के यहाँ मिलती है, नाम है झेलम। ठीक है ना, जग के पास जग के पास, झेलम जग के पास। इसमें मिलती है, इसमें मिलती है चुनाव। चंद्रा और भागा के रूप में ये हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट है अपना हिमाचल, यहाँ से निकलती है। ठीक है, हिमाचल से सीधी कहाँ चली जाती है? जम्मू कश्मीर में थोड़ी प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू शहर है ना, वो जम्मू किस किनारे है? नाव के किनारे है। जम्मू शहर नाव नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखना, बाद में पाकिस्तान में चले। फिर आती है चुनाव, अन्य सहायक नदी है रावी। झेलम चुनाव की सहायक है, रावी चुनाव की सहायक है ना? तो रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से होता है। अब ये भी कहाँ से निकलती है? रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के निकट के पश्चिम से होता है, और ये सराय सिंधु के निकट से नाव में समाहित हो जाती है। तो रावी किसकी सहायक है? रावी भी सहायक है किस? चुनाव की। फिर आता है सतलज और व्यास। अब व्यास का किसकी सहायक है? सतलज की, क्योंकि ये सतलज में मिलती है बड़ी नदी। सतलज है व्यास के साथ, ये किसकी सहायक नदी है? सतलज की व्यास। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के निकट 4000 मीटर की ऊंचाई से होता है, और इसी के पास में व्यास नदी के लिए व्यास कुंड है। व्यास कुंड से मुख्य रूप से व्यास नदी का उद्गम होता है। ये हिमाचल प्रदेश में है। रावी हिमाचल प्रदेश में है, चिनाव हिमाचल प्रदेश में है, और झेलम जो है ना, वो भी मुख्य रूप से पीर पंजाल श्रेणी जो है वहां से निकलती है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला इलाका। ठीक है, तो ये व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से मुख्य रूप से कौन सी नदी निकाली अपन ने? कौन सी नदी है? व्यास। ठीक है, तो किसमें शामिल हो जाएगी? सतलज में। किसमें शामिल हो जाएगी? सतलज में। व्यास नदी यह धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाकट बनाती है ना, और कुल्लू घाटी से गुजरती है। व्यास नदी का संगम सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है, और जहाँ ये सतलज मिलती है वहाँ हरिके बैराज बांध बना हुआ है। तो यहाँ से एक नहर निकाली गई हरिके बैराज से। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है ना, ये भी आप। अब अगली नदी आती है अपनी सतलज। कौन सी? सतलज। सतलज नदी, इसके ऊपर ही भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है, इसी पे है ना? हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा गांव में भाखड़ा बांध, और आगे पंजाब में नांगल बांध, दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहा जाता है। ठीक है ना, सतलज पे ही। व्यास किसकी सहायक है?
सतलज। सतलज नदी का उद्गम अब ये तिब्बत से आ रही है भाई। तिब्बत में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। ये राक्षस ताल से होता है, तो ध्यान रखना जगह का नाम। तिब्बत में सतलज को लोंगचेन के नाम से लोंगचेन खम्बाब, सिंधु को सिंगी खम्बाब शेरमुख के, इसको लोंगचेन खम्बाब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना। तो यदि भारत के मानचित्र में हम इसको देखेंगे, तो मुख्य रूप से इतना सुंदर डायग्राम बना है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से आ गया अपना तिब्बत। यहाँ से मुख्य रूप से कौन सी नदी आ रही है? सतलज। यहाँ इसमें व्यास मिलती है। यहाँ बांध है, उसका नाम है हरिके बैराज। ठीक है ना। और ये नदी कौन सी है? सतलज। किसके सहायक है? सिंधु की। ये जगह कौन सी है? तिब्बत। ठीक है ना। और जगह का नाम जहाँ से निकलती है, राक्षस ताल। कितनी ऊंचाई है? 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है ना। ये भी आप याद रख लो। सतलज हिमाचल प्रदेश में, यहाँ भाखड़ा बांध, यहाँ नांगल बांध 13 किलोमीटर। बांध परियोजना में अपने विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में आता है कि भारत में प्रवेश करने से पहले सतलज नदी 400 किलोमीटर बहती है, क्योंकि ये तिब्बत में बह लेती है और सिंधु के समानांतर बहती है। यह पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती। इसे कहते हैं पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती। जो नदी अपने प्रारंभिक बहाव का अनुसरण करती है, उसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है ना। ये पूर्ववर्ती नदी है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, मैंने बताया अभी, भाखड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा गांव में। और नांगल है पंजाब में। ठीक है ना। नांगल गांव में बांध है, दोनों के बीच में झील बनी हुई है। झील का नाम जहाँ पानी इकट्ठा किया गया है, गोविंद सागर। याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। गोविंद सागर झील है। विस्तार से चर्चा इसकी अपन करेंगे कब? जब अपन बांध परियोजना विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये कितनी ऊंचाई से निकलती है? लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। हालांकि ये 9th क्लास में आता है कि 4000 मीटर के आसपास है। और 11th क्लास में यदि अपन बात करेंगे तो ये थोड़ा देख लो भाई, 4555 मीटर आता है 11th में। ये भी आप ध्यान में रखना। 4555 मीटर की ऊंचाई के आसपास निकलती है। इस दर्रे से ये बहती है, तो ये भी आप ध्यान रखना, शिवकिल्ला दर्रा। यहाँ दर्रा कौन सा है? शिवकिल्ला दर्रा। किला दर्रे से मुख्य रूप से ये बहती है और पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह पूर्ववर्ती नदी है, मैंने बता दिया। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि ये बागड़नांगल परियोजना जो है, इस नहर तंत्र का पोषण करती है। और अंत में कहाँ मिलती है? अंत में जाकर के ये किस में मिलती है? चेनाब में मिलती है। चेनाब या चेनाब में मिलती है। और चेनाब नदी फिर आगे जाकर किस में मिलती है? सिंधु में मिलती है। तो ये भी किसकी सहायक है? चेनाब की, क्योंकि सतलज से बड़ी चेनाब है। क्योंकि सिंधु की सबसे बड़ी नदियों में आपको पता है चेनाब है, तो चेनाब फिर सतलज छोटी होगी ना, इसलिए ये चेनाब में समाहित हो जाती है। ठीक। उसके बाद में आता है कि सतलज, विस्तार से हमने इसको देख लिया। उसके बाद में आता है गंगा नदी तंत्र। कौन सा?
गंगा नदी। और जिस गंगा नदी तंत्र की अपन बात करेंगे तो साथियों अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास आप तक आ रही है, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि आपको संपूर्ण जानकारियाँ मिल रही है। आपको नोट्स लेना है तो सर्वा क्लासेज का एप्लीकेशन है ना इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको ये सभी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। और मैंने क्या कहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, कोई पैसा आपको यहाँ नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से यदि लॉगिन हो जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर ज्वाइन सर्वा क्लासेज। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना प्लीज। धन्यवाद, फिर मिलते हैं साथियों अगले क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आज की क्लास में इतना ही, आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।